स्टार्ट कीजिए। तो लाइन स्पेक्ट्रम आप लोग को समझ में आ गया, और उसके बाद नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने के लिए तो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशन, और उसका दो के तरीका था, एक सैंपल था एक आइसोलेटेड था, राइट। सैंपल केस में फार्मूला क्या बनेगा, डेल्टा एन इंटू डेल्टा वन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, और आइसोलेटेड में फार्मूला क्या था, n2 माइनस सिंपली डेल्टा n, करेक्ट। अब लिखिए ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में लिखिएगा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले इसको समझेंगे कि एक्चुअल में ये डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट किस कॉन्सेप्ट के बाद आया। कि मेन कॉन्सेप्ट था ड्यूअल कैरेक्टर का आइंस्टाइन का अबाउट द लाइट, क्या लाइट में ड्यूअल कैरेक्टर है, वेव कैरेक्टर भी है और पार्टिकल कैरेक्टर भी है। वेव कैरेक्टर के लिए हम लोग पढ़ेंगे वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जो फिजिक्स में आपका सेकंड टर्म का सिलेबस है, करेक्ट। और पार्टिकल कैरेक्टर मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो भी इसी का सिलेबस है, तो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। तो एक लाइन लिखिए, एक पॉइंट बना लीजिए। आइंस्टाइन हैड सजेस्टेड दैट light can behave as a wave as well as light can behave as a wave as well as particle. It means it has dual character. It means it has dual character. Light can behave as wave as well as particle character. It means it has dual character. बस सिंपली जो हम लोग जानते हैं उसी को मैं लिखवा रहा हूँ। देखिए, De Broglie proposed that an electron behave as both as a material particle as well as wave. An electron behave as both as a material particle as well as wave. ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, अब उसका डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, बाद में देखा जाएगा, बट एक्चुअल सिचुएशन यह है स्टूडेंट, वैसा कोई भी पार्टिकल, ध्यान से सुनिएगा, वैसा कोई भी पार्टिकल जिसका मास इज वेरी लेस एंड स्पीड इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन का कितना रहता है 2.18 इंटू 10⁻⁶। तो अगर स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल है और मास इज वेरी लेस, तो उसका लैम्डा मतलब मीनिंगफुल है, मतलब उसमें वेव कैरेक्टर ऑब्जर्व किया जा सकता है। बट मान लेते हैं कि यहाँ ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं वेव है, तो क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोल देते हैं, और अगर वेवलेंथ इस ऑर्डर का आता है, जस्ट इमेजिन, तो ठीक है, आंसर आने के लिए तो हो गया, बट 10⁻⁻34 मीटर के ऑर्डर का है। इसका मतलब है कि क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस क्या है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, राइट। इसका मतलब है उसमें वेव कैरेक्टर नजर नहीं आएगा, क्रेस्ट और ट्रफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नजर आएगा। तो होगा क्या कि अगर मास 1 ग्राम, तो सर भाट 1 ग्राम, 1 ग्राम तो बहुत बड़ा मास हो गया भाई। 1 ग्राम का पार्टिकल, वो बस मूवी में देखते हो एक बुलेट जा रहा है वेव बनते हुए, साथ ही मूवी में, वो बहुत बड़ा मास हो गया। 1 ग्राम इज वेरी, इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में तो 1 ग्राम बहुत बड़ा मास है, जस्ट लाइक अर्थ ही मान सकते हैं कि 1 ग्राम का मतलब 1 × 10⁻³ kg,
इलेक्ट्रॉन का मास -31 kg, एक -3 kg और एक क्या है माइनस। तो 1 ग्राम का जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन के लिए अर्थ जैसा बिहेव करेगा, करेक्ट। छोटा पार्टिकल नहीं है, इसलिए 1 ग्राम में भी वेव नेचर मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए मास इज वेरी लेस एंड स्पीड इज कंपेरेबल टू व्हाट, लाइट। लेकिन सर अगर ऐसा आंसर आ गया तो कोई बात नहीं, हम लोग को तो मास आ जाएगा, पूछा गया निकाल लिए वैल्यू, दैट्स इट। लेकिन उसको कोई प्रैक्टिकल मीनिंग पूछेगा तो प्रैक्टिकल मीनिंग क्या रहेगा कि ये इस टाइप का वेवलेंथ आने का मतलब है नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर तक टॉलरेबल है, बट इतना में आएगा तो ऑब्जर्व नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए, तो एक्चुअल में डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है h/mv, करेक्ट, h/mv। और अगर ध्यान से देखेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्टूडेंट मोमेंटम इक्वल टू क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक में प्रॉब्लम रिलेटेड टू मोमेंटम का था ना, वो नहीं, फोटोन का मोमेंटम तो एंगुलर मोमेंटम हो गया, लिनियर मोमेंटम, आप लोग भूल गए क्या? यहाँ देखिए, रुकिए भाई, hc/λ करेक्ट है। तो लैम्डा इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन ही होता है ना, ये है देखिए स्टूडेंट, एक्चुअली मोमेंटम ऑफ फोटोन के लिए एक फार्मूला मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा भी बताया होगा, P इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन बाई C, राइट। और उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व भी किए होंगे, और वहाँ पे एक फार्मूला का मैंने हेल्प लिया होगा कि वैसा कोई भी पार्टिकल जिसका रेस्ट मास 0 है, कितना है, तो आइंस्टाइन का एक तो फार्मूला था आइंस्टाइन का एनर्जी ऑफ पार्टिकल के लिए mc², और एक था दिस वन। तो मोमेंटम इक्वल टू E/c, एक फार्मूला आइंस्टाइन दिया गया है जिसमें लाइट के पार्टिकल के लिए, कोई भी लाइट का पार्टिकल जिसका रेस्ट मास 0 है तो उसके लिए एनर्जी इक्वल टू मोमेंटम इंटू c, देन मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम, तो लिनियर मोमेंटम इक्वल टू E/c, ये मान लीजिए। तो लैम्डा के लिए क्या लिखिएगा, तो यहाँ से ही देख लीजिए, तो P इक्वल टू व्हाट, hc/λ, ठीक है ना, और C और C आपस में कैंसिल, देन लैम्डा इक्वल टू व्हाट, h/p। ये ओरिजिनल फार्मूला यहाँ से आया था, आइंस्टाइन का एक कॉन्सेप्ट था, तभी तो आइंस्टाइन के बाद का लाइन लिखवाया, उसके बाद डी ब्रॉगली का, उनके मरने के 100 ईयर बाद डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट आया, मतलब वो बहुत बाद में आया है, कम से कम मोर देन 80 ईयर्स के बाद, कि हाँ इलेक्ट्रॉन में भी ऐसा हो सकता है, बट पहले इनिशियली किसका कॉन्सेप्ट था, आइंस्टाइन का। ठीक है, तो जस्ट मैं एक कॉन्फिडेंस देने के लिए कि देखिए भाई यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया है आइंस्टाइन के लिए, आइंस्टाइन का जो फार्मूला था E इक्वल टू mc², वैसा है कि उसका ही उसी का सेकेंड वर्सन, एनर्जी इक्वल टू लिनियर मोमेंटम इंटू c। रेडियो एक्टिविटी पढ़ाते रहेंगे तो फिर से वहाँ पे एक बार दिखा देंगे आपको। तो यहाँ से मोमेंटम इक्वल टू E/c, और ये एनर्जी क्या है पार्टिकल का, लाइट का पार्टिकल का नाम है फोटोन,
तो उसके लिए लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा, और सी आपस में यहाँ से खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, लैम्डा इक्वल टू व्हाट, एच बाई पी। अब इसी का एक्चुअली यूज किया गया किसमें, डी ब्रॉगली वेवलेंथ में। सर वो कहाँ से फार्मूला आया होगा, तो फार्मूला यहाँ से आया है, फोटोन से। उसी का हम लोग किसके लिए यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए या दूसरे पार्टिकल के लिए। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, और P इक्वल टू व्हाट, पी वाई इक्वल टू एम इंटू वी, राइट। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल टू, ये जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है यहाँ देखिएगा, ये डी ब्रॉगली का वेवलेंथ है वो इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल का वेवलेंथ है। उसका एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन जो एनर्जी आउट हो रहा है उसके फोटोन का वेवलेंथ नहीं, ये किसका है, उस पार्टिकल का स्पीड की वजह से जो उसमें वेव कैरेक्टर आया वो वेवलेंथ है। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये बन गया। सेकंड यहाँ देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, इसका बहुत बार यूज किया जाएगा यहाँ पे, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या यहाँ से एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू एम के कर सकते हैं, दोनों तरफ एम से मल्टीप्लाई कर दिया तो एम भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m के। इसका मतलब इसका सेकंड फॉर्मेट ये हो सकता है कि सम टाइम डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी दिया रहेगा, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं, h बाई रूट ओवर 2m के। नेक्स्ट यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि मैं कोई भी चार्ज पार्टिकल, ये सिर्फ मैं यहाँ देखिएगा, ये निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी चार्ज पार्टिकल। मान लेते हैं कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन ही है, तो एनी निगेटिव चार्ज पार्टिकल किस प्लेट से किस प्लेट पे जाएगा तो वो एक्सेलरेटेड होगा, निगेटिव से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। अब इसका यहाँ से जाने का दो तरीका हो सकता है, या तो यहाँ से स्पीड लेकर इसको प्रोजेक्ट, जैसे सपोज मार्कर को यहाँ पे अगर छोड़ दिया जाए तो मार्कर खुद से कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, और थोड़ा हम इसको प्रोजेक्ट भी नीचे थ्रो भी कर सकते हैं तो और स्पीड से जाएगा। तो तब आपसे पूछा जाएगा कि जब इलेक्ट्रॉन प्लेट बी पे पहुंच जाएगा, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ पहुंच गया तो यहाँ पे जब पहुंचेगा तो इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा। तो यहाँ जब पहुंचेगा तो अगर यहाँ का काइनेटिक एनर्जी मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे वो काइनेटिक पुट कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा। बट तो इसके लिए क्या कीजिएगा, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन दिस प्लेट एंड दिस प्लेट, अप्लाई कर सकते हैं ना। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए के लिए क्या लिखेंगे, के ए प्लस यू ए इक्वल टू के बी प्लस यू बी। इसको जनरलाइज कर देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। और आपको कहाँ का चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ का चाहिए, मतलब जहाँ यहाँ से यहाँ है तब भी यहाँ का चाहिए, कहीं का चाहिएगा तो मुझे जिस प्लेट पे पहुँचने के बाद मुझे डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है उस प्लेट का काइनेटिक से मतलब है। अभी मेरे केस में मुझे इस प्लेट पे चाहिए बी पे, तो क्या लिखिएगा, के बी इक्वल टू व्हाट, के ए प्लस यू ए माइनस यू बी। क्या मैं सही हूँ? इसके लिए क्या लिख सकते हैं, वी ए
क्या हो जाएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा कि वी बी माइनस वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन हायर प्लेट एंड पोटेंशियल ऑफ हायर प्लेट एंड लोअर प्लेट। अब देखिए ये हो गया जनरलाइज बात, इसमें अब सब कुछ है। सब कुछ है इन द सेंस कि ए तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस और ए हो गया, इसमें आप ये भी मान सकते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल, जब रिलीज करेंगे तो इसका वैल्यू क्या ले लेंगे, 0। और अगर प्रोजेक्ट भी करते सम टाइम ऐसा क्वेश्चन में रहेगा कि इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम लोअर पोटेंशियल विथ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उस टाइप पे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट कर दीजिएगा, करेक्ट है ना। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो क्या इसको यहाँ इसके बीच में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकली लगाकर यहाँ का या यहाँ का कहीं का भी जहाँ का जहाँ पे पहुँचने के बाद डी ब्रॉगली वेवलेंथ चाहिए वहाँ का हम लोग पता कर लेंगे। अब इसमें एक स्पेशल केस ले रहा हूँ कि इफ़ के ए इक्वल टू 0, यह स्पेशल केस है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इफ़ के ए इक्वल टू 0 देन के बी के लिए क्या रहेगा, ई भी, करेक्ट। ए यूनिट नहीं है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट। ये क्या है, बड़ा वाला भी पोटेंशियल डिफरेंस किसका, हायर पोटेंशियल का और लोअर पोटेंशियल का। यहां तक है, सही है ना। तो देखिए, तो इस टाइप का प्लेट वाला कॉन्सेप्ट में क्या ये फार्मूला लगा सकते हैं, 2mEV, बोलिए हाँ या ना, हो सकता है ना। तो ये कोई नया फार्मूला है या मेन फार्मूला ये है, इसी को इसमें कन्वर्ट किए और इसी को इसमें कन्वर्ट कर दिया, करेक्ट। बट यह स्पेशल केस में लिया गया है, नहीं तो फिर ये वैल्यू भी ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट है। चलिए, तो ये क्या हो गया, ये फार्मूला हो गया h/√, इस पर क्वेश्चन आएगा 2 मास, अब Q के बाद E के बदले क्या चार्ज हम लोग डाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आता तो माइनस ही रहता, माइनस नहीं, मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ गया ना, जब मैंने मैग्नीट्यूड लिखा N2V। तो सर इस फॉर्मेट में लाने का मतलब, इस फॉर्मेट लाने का मतलब है कि इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज, यहाँ ध्यान से देखिए, इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज इलेक्ट्रॉन रहेगा, प्रोटॉन भी तो हो सकता है, या हीलियम प्लस भी तो हो सकता है, अल्फा पार्टिकल भी तो हो सकता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी रहेगा उसका मास लेंगे, उसी का मास लेंगे, उसी का चार्ज लेंगे, करेक्ट। इसे इसको जनरलाइज करती है। अब यहां देखें स्टूडेंट, इफ Q इक्वल टू E, अगर चार्ज पार्टिकल क्या है, इफ चार्ज पार्टिकल इफ चार्ज पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन, अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट, तब इसको कैलकुलेशन एग्जाम में फास्ट होने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, याद है आप लोग को, वन 150/A√/A, जहाँ पे भी क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए, राइट। तो मैक्सिमम यहाँ पे क्या आ सकता है, हम लोग सबका रट जाते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन आएगा, नहीं तो प्रोटॉन आएगा, नहीं तो अल्फा पार्टिकल आएगा, नहीं तो बहुत आएगा तो ड्यूट्रॉन आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इतना होगा, रट पाएंगे ना, मतलब वैल्यू, इसका रूट लीजिएगा तो 12 दशमलव कुछ आएगा,
बार बार है चौवाल से 144 राइट, तो 12 पॉइंट समथिंग करेक्ट। तो किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। और अगर प्रोटॉन रहेगा तो फर्क पड़ जाएगा, चार्ज तो सेम रहेगा लेकिन मास प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से कितना टाइम ज़्यादा होता है? 1836 टाइम ज़्यादा होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई प्रोटॉन रहेगा तो ये वैल्यू हो जाएगा 0.286। अगर हो सके तो रट लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आप उससे कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, कैलकुलेट कर लीजिएगा लेकिन यहाँ रटने से टाइम बच जाएगा, ठीक है। और अगर अल्फा पार्टिकल रहेगा तो ये वैल्यू रहेगा 0. लास्ट ऑप्शन तो है ही कि आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इसको हटाया जाए। अब लिखिए डी ब्रॉगली, ऐसे लिखिएगा नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन number of wave produced by an electron in any orbit n, in any orbit n। तो यहाँ देखिएगा मैं बोला डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ में एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन की वजह से जो फोटोन का वेवलेंथ रहता है वो नहीं, उसके स्पीड के वजह से। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में जो मूव कर रहा है तो उस ऑर्बिट में भी उसका सर्टेन स्पीड रहेगा, उस स्पीड के वजह से उस ऑर्बिट में जो वेव प्रोड्यूस करेगा, तो कितना वेव प्रोड्यूस करेगा, ये मैं क्वेश्चन मेरा है। तो सर यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए आप h/mv लिखिएगा, राइट, यही है ना। और मान लेते हैं कि मेरा ऑर्बिट नंबर n है जिसका रेडियस r है, करेक्ट। तो ये पूरा इसका सरकमफ्रांस कितना है हो जाएगा, यह है सरकमफ्रांस 2πr। और किसी सर्टेन लेंथ, यहाँ देखिएगा आप लोग तो अभी जस्ट पढ़ाया था किसी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, नंबर ऑफ वेव्स इक्वल टू व्हाट, टोटल लेंथ बाई वेवलेंथ। तो नंबर ऑफ वेव्स यहाँ से यहाँ पूरा लेंथ कितना है 2πr, और उसमें वेवलेंथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना है दिस वन। तो नंबर ऑफ वेव्स इक्वल टू ऐसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ वेव्स इक्वल टू L/λ, है ना, 2πr बाय, बोलिए h/mv, सही है ना, 2πmvr/h। और mvr इक्वल टू क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम nh/2π। तो mvr के बदले पुट कर सकते हैं 2π/h इंटू nh/2π, नहीं रहता है 2π और h कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, क्या समझे यहाँ से। ओके, जिस ऑर्बिट में सर इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बोर मॉडल में जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेगा, उस ऑर्बिट का जो ऑर्बिट नंबर रहेगा उसमें उतना ही वेव प्रोड्यूस होगा। ये तो हुआ प्रूफ करके, इस पर ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। यहाँ लास्ट में कितना आया n, इसका मतलब व्हाट इज द कंक्लूजन, कंक्लूजन इज दैट कि नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रॉन इन गिवन ऑर्बिट मस्ट बी इक्वल टू ऑर्बिट नंबर। क्योंकि मैं यहाँ पे प्रूफ करके ले आया, ठीक है, लिख लीजिए।
From here we conclude that number of wave produced by an electron in a given orbit equal to orbit number. तो बॉक्स में कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। चलिए जो आपको असाइनमेंट अभी दिया हूँ उसमें एक्सरसाइज सेकंड में जाइएगा। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है उसको नहीं लूँगा स्टूडेंट, फिर एक लाइन से एक क्वेश्चन नंबर 1 से मैं सिर्फ बोलते जाऊँगा और आपसे पूछते जाऊँगा, बनेगा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो हिंट देखते हुए आगे निकलूँगा। बट पहले एक क्वेश्चन बनाइए, तो क्वेश्चन नंबर 33 भी नहीं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन बन गया है? क्या था क्वेश्चन? कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेवलेंथ फॉर एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन एक्सलेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। एक्सलरेटेड तो और यहाँ पे बाकी इनिशियल कुछ नहीं बोला गया है, तो इनिशियल स्पीड 0 लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, लैम्डा इक्वल टू एच वाई, यहाँ पे लिख सकते हैं रूट ओवर, क्या था फॉर्मूला, 2m क्यू और भी। तो लैम्डा अल्फा इक्वल टू एच वाई रूट ओवर 2 इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू सेम पोटेंशियल डिफरेंस, और लैम्डा प्रोटॉन इक्वल टू एच वाई रूट ओवर
टू मास ऑफ प्रोटोन, चार्ज ऑफ प्रोटोन सेम पोटेंशियल डिफरेंस, डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि रेशियो निकालना है। तो दिस बाई दिस इक्वल टू क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा जरा बताएं। एच भी और 2 कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। बचेगा क्या, रूट ओवर मास ऑफ प्रोटोन चार्ज ऑफ प्रोटोन डिवाइड बाई मास ऑफ अल्फा चार्ज ऑफ अल्फा। चार्ज का रेशियो कितना हो जाएगा, इसका चार्ज इससे डबल है ना जी, डबल है। और मास यस इसका मास अल्फा पार्टिकल का मतलब हीलियम का न्यूक्लियस, समझे ऑनलाइन स्टूडेंट, हीलियम का न्यूक्लियस। तो उसमें 2 प्रोटॉन रहेगा 2 न्यूट्रॉन रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास मोटा मोटी से मानते हैं, राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो आया हुआ क्वेश्चन है और नीट में आएगा, या फिर बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे हो गया मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन, इसके बाद लिख दे 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। नहीं समझ में आया तो पूछ लिया क्यों मैंने लिख दिया, समझ में आ गया है। और 2 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 1:2 रूट, दिस इज द आंसर। क्या बोले, हाँ अच्छा अभी जो वैल्यू लिखवाया तो अभी, हाँ वेरी गुड, अभी जो वैल्यू लिखवाया अभी तो याद रहेगा लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे मैं भी याद नहीं रहे, बट ये तो पक्का याद रहेगा डिराइव करने के बाद, इसलिए मैंने इसको ले लिया, ठीक है। वहाँ से भी कर सकते हैं। क्या बोले, नहीं हाँ इसलिए मैंने मेन फार्मूला को ही फॉलो किया, आप इसको देख लीजिए। लास्टली एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ठीक है, जैसे भी बनाइए, मुझे आंसर से मतलब था, लेकिन इसका आंसर इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है। ओके, आप लोग का इंटरेस्ट देखकर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 बनाइए।
इस टाइप का क्वेश्चन तो आप लोग को बताए थे। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है कि एन हाइड्रोजन सैंपल इज इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 35 है ना। तो आपका हाइड्रोजन सैंपल फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, मतलब ऑर्बिट नंबर 2 में इलेक्ट्रॉन है, एग्री। और उसको एक्साइट किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन देकर, राइट। और कितना एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भेजे हैं, सॉरी फोटोन देकर, कितना एनर्जी का फोटोन भेजे हैं। अब तब पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन का ये एनर्जी रिसीव करने के बाद इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या रहेगा। एक मिनट रुकिए। तो इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या रहेगा, इस बात को जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन है क्या, हाँ फाइनली है या ना। किसी ऑर्बिट में है तो उस ऑर्बिट में जो स्पीड रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसका निकालेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये हो सकता है। तो भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और इतना एनर्जी गेन कर रहा है। तो पहले बताया था ना कि आप पहले इसको चेक कर लीजिएगा उसका बाइंडिंग एनर्जी के साथ, कितना एनर्जी लेकर बाहर निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। और नहीं निकल पाएगा तो किसी ऑर्बिट में रहेगा। लेकिन जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं ये एनर्जी का वैल्यू अगर बाइंडिंग एनर्जी के बराबर है उससे ज़्यादा है, बराबर या उससे ज़्यादा है, तो फिर इलेक्ट्रॉन आपका एटम में नहीं रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए भाई इसका कितना वैल्यू होता है, -3 सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 3 पूरा बोला कीजिए 3.4 ना। इसका तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ये तो बस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए था। मैं तो सप्लाई कर दिया 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो क्या इलेक्ट्रॉन अब अंदर में रहेगा, नहीं रहेगा। इसका तो इतना रिसीव करके यहाँ पे आ गया। अब बाकी जो बचेगा वो क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा। यही तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन का थीम यही है ना। ये आएगा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। समझे या नहीं समझे, समझ में आ गया मेन थीम। कैलकुलेट कर लें। तो हेयर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ फोटोन is greater than binding energy of second orbit, then how much amount of energy remain and appear as kinetic energy। तो ऐसे लिखेंगे बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू व्हाट, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस बाइंडिंग एनर्जी, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाउ मच, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां देखिए तो स्टूडेंट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे मुझे थोड़ा सुविधा हो जाएगा। सर क्या सुविधा होगा, बात तो एक ही था बट एक्चुअली सुविधा हो जाएगा। E इंटू 4.6 वोल्ट, यस। ये वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस दिखेगा मुझे, क्या दिखेगा, पोटेंशियल डिफरेंस का जैसे दिखेगा। तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू क्या था, h/√, बोलिए फार्मूला 2m, करेक्ट। तो एक्चुअल में k के बदले यहाँ पे 2m के था ना, और k के बदले क्या पुट कर देंगे, दिस वन। तो यहाँ जब इतना पुट कीजिएगा 4.6 EV, एग्री। ए तो वैल्यू पुट बोलते ही नहीं भाई, बोला कीजिए थोड़ा बहुत आप लोग भी पुट कर सकते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू h/2me, अब ब्रैकेट में क्या लिख देंगे 4.6 V। तो जो सर आपका जो कैपिटल V जो था पोटेंशियल डिफरेंस, वही यहाँ पे 4.6 उसी का काम करेगा। अब बाकी इतना का तो हम लोग जानते ही हैं कि वैल्यू कितना रहेगा 150√, राइट। तो उससे आपका मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इस चीज़ को भी मैं उसके टर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, आपको कैलकुलेशन करने के लिए। यहाँ से डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना रहेगा सर, 150/4.6 √, एंगस्ट्रॉम, ठीक है।
इस 4.6 को ही मैंने पोटेंशियल डिफरेंस जैसा ट्रीट कर लिया। ठीक है ना स्टूडेंट, एवरीवन? तो चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 36। जैसे क्वेश्चन नंबर 36 बन जाएगा। देखिए मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 38 और क्वेश्चन नंबर 39। मतलब 36 से लेकर 39 तक ट्राई कीजिए, 10 मिनट का टाइम देता हूँ। बनाना है, पेन नहीं रुकना चाहिए, क्लास में बिल्कुल बैठे मत रहिएगा। 36 से लेकर 39 तक।
उसके बाद देखिए 36 में क्या बोला गया है, इलेक्ट्रॉन है और एक्सलरेटेड है। ध्यान से देखिएगा, टर्म को पकड़िए, इलेक्ट्रॉन भी है और एक्सलरेटेड भी है। तो डैम से इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, लोअर पोटेंशियल से, ये समझ में आ गया। और प्लेट ए पे वो रिलीज किया गया है या कुछ उसके पास इनिशियल काइनेटिक है, तो के प्लस यू ए इक्वल टू के बी प्लस यू बी। आप लोग यहाँ तक पहुँचे 36 में, तो के बी तो आ गया होगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ तक आ गए हैं एवरीवन। यस, तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया तो उसके बाद तो यही काम करना है ना, 2m के h बाई रूट ओवर 2m और के बदले 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, h बाई रूट ओवर 2m e और 10 वोल्ट कर देते हैं। इसका बल तो रेडीमेड हम लोग को पता है, उसका एडवांटेज लेंगे।
कितना हो जाएगा, √150/10 एंगस्ट्रॉम, √15 एंगस्ट्रॉम। ये तो मेडिकल के लिए परफेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, करेक्ट। तो आपके लिए अच्छा लेवल क्वेश्चन है, नीट के लिए अच्छा लेवल क्वेश्चन बन जाएगा, बट जेईई मेन के लिए एज यूजुअल क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 हो गया, तो 38 बना लीजिए, वेरी गुड। तो 39 बनाइए, बन गया है। देखिए स्टूडेंट क्या बोला गया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ आयन। तो लिथियम 2+ आयन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए हम लोग यही काम करेंगे ना, H/mv, ठीक है, और H/m, अब v के बदले क्या लिखिएगा, V0 क्या था, Z/n। अब बहुत सिंपल सा आसान सा बात है, H/m V0, ये वैल्यू तो हर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए कांस्टेंट रहेगा, n/z, करेक्ट। तो लिथियम 2+ ना का सेकेंड ऑर्बिट, तो लैम्डा लिथियम 2+ का सेकेंड ऑर्बिट का क्या रहेगा, H/m V0, सेकेंड ऑर्बिट मतलब 2 और 2/3, करेक्ट। इसका मतलब जिसका भी n/z का वैल्यू चारों ऑप्शन में 2/3 आ जाएगा, उसी के साथ मैच कर जाएगा। तो उन चारों में से किसका ये ऑप्शन मैच करता है, देखिए तो इसे मैच करेगा सिर्फ कार्बन 5+ का, बाकी का मैच, लॉजिक यही था ना कि n/z का वैल्यू सेम हो जाए। ओके स्टूडेंट, वेरी गुड। इसका मतलब सॉल्यूशन समझ में आया, करना क्या है, ये वैल्यू है लिथियम के लिए, यहाँ पे वैल्यू कितना आया 2/3, और हम चारों ऑप्शन में मिला के देखेंगे, क्योंकि सब में तो कॉमन रहेगा, तो जिसमें भी 2/3 रहेगा वही मेरा करेक्ट आंसर रहेगा, उसका वेवलेंथ के साथ ये मैच कर जाएगा, जो क्वेश्चन का डिमांड था। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी रहेगा, बाकी का मैच नहीं करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, ये समझ गए ना कैसे सॉल्व करना था। आप मुझे पहले समझाइए रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, रिटार्डेड का मतलब, तो वही है रिटार्डेड का मतलब डीएक्सेलरेशन। शुभांकर दूसरे बैच का बच्चा पूछेगा तो ठीक है काम चलेगा, नहीं समझे, ये तो बोर एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोग को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ हूँ, आज आप सेकंड टाइम देख रहे हैं। और मुझे जहाँ तक ख्याल है कि ये सब क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाया हूँ।
ऐसे आप लोग को कुछ एक होता है ना भूली बिसरे यादें, कुछ याद आता है कि हाँ ये सब किए हैं केमिस्ट्री में? ओके। यहाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन प्रैक्टिकली रेस्ट में था, राइट, और इनिशियली एक्सलेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। मान लीजिए प्लेट ए है, ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, बी, और उसके बाद फिर क्या हुआ है, डी, इट हैज देन गेट रिटार्डेड थ्रू सी, और उसके बाद डी। ए से बी के बीच में इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सेलरेशन है, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सेलरेशन है? तो एक काम करते हैं ना, इसका वी ए का वैल्यू 0 मान लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए। तो वी बी कितना रहेगा? 100 वोल्ट, सही है। और उसके बाद फिर क्या बोला गया है, और यहाँ का वेवलेंथ दिया हुआ है कि जब इस प्लेट पे आएगा तो वेवलेंथ λ1 देख शो करेगा, करेक्ट। उसके बाद इट गेट रिटार्डेड थ्रू 19 वोल्ट, तो यहाँ से यहाँ तक रिटार्डेशन, मतलब यहाँ से यहाँ रिटार्डेशन हुआ है 19 वोल्ट का, रिटार्डेड थ्रू, इसका मतलब ये हायर रहेगा, ये लोअर रहेगा, तो 19 अब माइनस कर दीजिए, नहीं समझे, 18 वोल्ट, और उसके बाद फर्दर रिटार्डेशन थ्रू 32 वोल्ट, तो फिर से ये हायर आ ये लोअर रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 81 से फिर से 32 माइनस कर दीजिए, 49 वोल्ट। क्या यहाँ तक बातें समझ में आया इस टेक्निकल टर्म से? उसके बाद सबसे यहाँ देखिएगा, आपको चाहिए क्या, आपको यहाँ का λ1 दिया हुआ है, λ2 दिया हुआ है, λ3 दिया हुआ है, इसको बहुत स्मार्टली बना सकते हैं। एक मिनट रुक जाइए, पहले ए एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन वाला टर्म से वाकिफ हो गए, करेक्ट। अब यहाँ पे λ1 के लिए यहाँ का काइनेटिक चाहिए, करेक्ट, यहाँ का λ2 के लिए यहाँ का काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यहाँ का λ3 के लिए यहाँ का चाहिए, एग्री? बोलिए भाई हाँ ना, स्मार्टली सॉल्व बना देता हूँ। और यहाँ से देखिए, ई ए इक्वल टू ई बी इक्वल टू ई सी इक्वल टू ई डी कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ, जितना टोटल मैकेनिकल यहाँ रहेगा उतना ही तो टोटल मैकेनिकल यहाँ रहेगा। ऐसा क्यों करने जाएंगे कि यहाँ का काइनेटिक निकालेंगे फिर यहाँ का इसके बीच में लगाएंगे, पहले इसके इन दोनों के बीच में लगाएंगे, फिर इन दोनों के बीच में लगाएंगे, फिर इन दोनों, भाई दिस इक्वल टू दिस एंड दिस ऑल्सो इक्वल टू दिस ना, यही तो मीनिंग होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का। यहाँ का टोटल मैकेनिकल एनर्जी और यहाँ का टोटल मैकेनिकल एनर्जी और यहाँ का टोटल मैकेनिकल एनर्जी और यहाँ का डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा, उससे तो सर फायदा क्या, सुविधा क्या होगा? सुविधा यह होगा कि यहाँ का काइनेटिक 0 है तो डायरेक्टली यहाँ का निकल जाएगा मुझसे, फिर यहाँ का 0 है तो डायरेक्टली यहाँ का निकल जाएगा, थोड़ा ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। बट ये बात आप समझ पाए फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, समझे? अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ए एंड बी के बीच में बात करते हैं, तो ए एंड बी के बीच के लिए क्या लिख सकते हैं, के प्लस यू ए इक्वल टू के बी प्लस यू बी, बोलते रहिएगा भाई, ये सही है। तो के बी इक्वल टू क्या हो जाएगा शुभांकर, ये वैल्यू कितना पकड़े अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जहां से सफर स्टार्ट हुआ, बोलेंगे ही नहीं, नाम लेने पर रिस्पॉन्स कीजिए। के बी यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, है, हाँ है बराबर है सब लोग हैं। नहीं मैं दूसरा बच्चा पूछ रहा था 11th वाला, वजह से मतलब आप लोग अनम्यूट करके और रिप्लाई नहीं क्यों नहीं करते हैं?
सर सोचते हैं कि परमानेंटली सुनते रहते हैं आपका बात को, सोचते हैं कि जितना देर में अनम्यूट करेंगे फिर म्यूट करना पड़ेगा, फिर अनम्यूट करना पड़ेगा, कौन इतना करेगा सर। मतलब ये बात बहुत एक, कल मैं बहुत सारे पेरेंट्स से 1 by 1 मिल रहा था 11th क्लास के बच्चों से, 11th क्लास के पेरेंट्स से, तो मैं भी पूछ रहा था कि लाइव क्यों नहीं आते हैं, ऐसे ही। मतलब मैं 10 साल में ये भी काम पहला बार ही किया हूँ, पेरेंट टीचर मीट। आप नहीं कर पाए, मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें मिलकर ये पता चला कि मान लेते हैं कि आपके मन में बहुत गुस्सा है, अगर सपोज कि सिस्टम के लिए, मेरे लिए, हालांकि किसी पेरेंट्स का कोई गुस्सा नहीं था, बहुत अच्छे से आए, बट फिर भी अगर आप किसी के सामने अगर उसको बोल दीजिएगा तो आप शांत हो जाइएगा, राइट। या बहुत सारे पेरेंट्स को ये पता ही नहीं रहता है कि बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, उसका लाइव क्लास कितने बजे होता है। बोले कि सर तो देखते हैं वीडियो फॉलो करते रहता है, वीडियो देखते रहता है, मुझे लगा कि आप शायद रिकॉर्ड करके भेजते होंगे। नहीं भाई, वो लाइव रहता हूँ, वही रिकॉर्ड में जाता है अगला दिन। बैकअप प्लान था, इसको उन्होंने मेन प्लान बना दिया। तो बहुत सारा चीज़ 1 by 1 बहुत सारी बातें उन लोगों को भी पता चल रहा है कैसे कैसे क्या हो रहा है, एक कोरोना का वजह से हो रहा है। तो वही उसमें से एक स्टूडेंट बोले, बहुत इनोसेंट हो, बोले सर सोचते हैं क्या बार बार म्यूट अनम्यूट करें, मतलब सोचते हैं इधर में कुछ आप बोल के आगे निकल जाइएगा, बट रिस्पॉन्स तो करना पड़ेगा ना। अगर कहीं पे डाउट, हम लोग ठीक है उसमें आप सुनते रहिए, जहाँ पे नहीं समझ में आएगा वहाँ पे तो पूछना है अनम्यूट करके। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मैं पूरा क्लास लिया आपको एक भी डाउट नहीं निकला, या 10 दिन में तो एक आध बार तो पूछिएगा कि हाँ सर यहाँ पे क्या किए। कोई बात नहीं है। तो यहाँ देखिए के बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख तो सही है, इसका मतलब है कि ई वी बी माइनस ई वी एस 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ तक करेक्ट ना? ओके, बाद में हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे, कोई इस पर प्रॉब्लम नहीं है। अब जब हम लोग डायरेक्टली, तो मुझे तो के बी ही चाहिए था। अब के सी के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, क्या हम लोग ये लिख सकते हैं के ए प्लस यू ए इक्वल टू के सी प्लस यू सी। मैम डायरेक्टली ए के साथ सी को कंपेयर किया क्योंकि इसका वैल्यू है 0, मेरे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे के सी कितना हो जाएगा, तो सर के सी इक्वल टू आप लिख लीजिए यू ए माइनस यू सी, और यू ए कितना माइनस ई वी ए, अब माइनस माइनस बिकम्स प्लस वी सी, तो ई वी सी माइनस वी ए। अब वी सी माइनस वी ए देख लीजिए, ये है 0, ये है 81, तो कितना हो जाएगा 81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट है ना। उसी तरीके से अगर के डी निकालिएगा, के सी तो निकल गया, के डी निकालिएगा तो स्टूडेंट 49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? के डी निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, के इक्वल टू, यहाँ पे ए और डी का डायरेक्ट कंपेयर कर देंगे, तो मतलब ज़्यादा थोड़ा आसान रहा। इसको हटाएं, अब यहाँ देखिए लैम्डा बी इक्वल टू लिखेंगे के बी रूट ओवर 2m के बी। के बी निकाल के रेडी है ना। लैम्डा सी एच बाई रूट ओवर 2m हाउ मच, एंड लैम्डा डी, इसी का नाम लैम्डा 1 बोला गया है भाई, इसी का नाम क्या बोला गया है लैम्डा 2, और इसका नाम क्या बोला गया है, ये कितना हो जाएगा h बाई रूट ओवर 2m हाउ मच 49 EV। अब जिसका रेशियो निकालना है वो निकाल के देख लीजिए, बाकी कुछ कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। चिन्मय क्लास ज्वाइन किए हुए हैं?
आंसर आ गया एवरीवन? ऑनलाइन स्टूडेंट, किसका रेशियो निकालना था? λ3 माइनस λ2 डिवाइड बाई λ1, राइट? λ3 माइनस λ2 डिवाइड बाई λ1। बाकी सब तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना? इसके बाद सॉल्व तो कर लेंगे ना, इसको आगे क्वेश्चन आगे बढ़ा जाए। 39, क्वेश्चन नंबर 39। An electron, proton and alpha particle having kinetic energy 16 e, 4 e and e respectively. What is the qualitative order of their de Broglie wavelength? ये तो बना सकते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखेंगे भाई? h बाई रूट ओवर, बोलिए 2m k, और k कितना है? 16 e। आए हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। और लैम्डा प्रोटॉन की जगह तो h बाई 2 मास ऑफ प्रोटॉन, और कितना है? 4 ही ना, करेक्ट। बट एक मिनट रुकिए, कंपेयर करने के लिए ये करना पड़ेगा, 2 इंटू ये तो सही है। कंपेयर करना रहेगा तो मैक्सिमम जिसके नीचे क्या रखें? कॉमन। सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू को कॉमन रखते हैं, तो मैंने प्रोटॉन के मास को किस में कन्वर्ट कर दिया? इलेक्ट्रॉन के मास के टर्म में। अब मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास का रेशियो कितना है? 1836। मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मैं इलेक्ट्रॉन के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया ताकि कंपेयर कर सकें, करेक्ट है ना? और अल्फा पार्टिकल का मास इलेक्ट्रॉन से कितना टाइम ज़्यादा है? 4 इंटू 1836, 1872 ना, ऑलमोस्ट 7000 टाइम ज़्यादा। अल्फा पार्टिकल का मास 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन है, और इसका मास हो जाएगा ना? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सेकेंड टर्म में आएगा तो बन जाएगा? बोलते ही नहीं है, बनना पड़ेगा भाई। 2 इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, और उसके बाद ई है ना, और अल्फा पार्टिकल का वैल्यू पुट कर दीजिए कर दीजिए, तो h बाई रूट ओवर 2 1836 अब देख लीजिए, हाँ 4 भी रहेगा ना इसमें, इसको डायरेक्ट 8 कर देते हैं। कॉमन फैक्टर क्या है? HME कॉमन है। अनकॉमन क्या है? यहाँ पे रूट ओवर 32 है, यहाँ पे रूट ओवर मोटामोटी 3600 के आसपास, 3672, राइट। और ये तो इसका मतलब सबसे बड़ा वेवलेंथ तो इसका इलेक्ट्रॉन का रहेगा, उसके बाद किसका रहेगा? अच्छा, ये तो इक्वल हो गया ना, दिस इनटू दिस, ओके। तो इसका सेम रहेगा नहीं? जो इसमें ऑप्शन रहता है देख लीजिए। ओके स्टूडेंट, इसमें थोड़ा सा
मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व कर दिया जाए। लिखिए, एन अल्फा पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, एन अल्फा पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ of radius 0.83 centimeter, of radius 0.83 centimeter in the presence of magnetic field, in the presence of magnetic field of 0.25, मैग्नेटिक फील्ड कितना 0.25 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी तो एक मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, फाइंड आउट डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। रेडियस है 0.83, रेडियस है 0.83 सेंटीमीटर। सॉल्व कीजिए। यहाँ देखिए रेडियस के लिए क्या होता है भाई फार्मूला, एम बी इक्वल टू वाट आर क्यू बी। और आपको तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के लिए एम बी से मतलब है ना, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल टू वाट। इतना आसान क्वेश्चन था, इसमें इतना, एक मिनट कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैं सिर्फ आइडिया देता हूँ कि इसका क्या यूज करना था, करेक्ट है ना। और आर क्यू बी, बट कोशिश कीजिएगा सारा वैल्यू को ऐसा सिस्टम में लेना है। इसे मास ऑफ द पार्टिकल का रिक्वायरमेंट था, चार्ज ऑफ द पार्टिकल का रिक्वायरमेंट था, राइट। और इसका चार्ज कितना 6.626 ना, इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है, इसको ऐसा ही सिस्टम में स्टूडेंट, ठीक है ना। आज कौन सा पार्टिकल था, अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज के लिए क्या इतना लिख सकते हैं 2 × 1.6 × 10⁻⁻19, और बी कितना था 0.25। कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर आता है इतना आंसर है। देखिए तो एक बार देखिए, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बड़ा कैलकुलेशन है, एक बार मोटा मोटी देख लीजिएगा, ठीक है। बट मेन थीम है यहाँ देखिए, क्वेश्चन में पैरामेट्रिक फॉर्म में भी तो आ सकता है। क्या ऑप्शन क्या होगा,
कैलकुलेशन आ जाए तो और भी बढ़िया है, थोड़ा आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा, नहीं आपको नहीं था कि कैलकुलेशन की वजह से 10 क्वेश्चन स्लो हैं हम लोग, मानिएगा नहीं लेकिन फैक्ट यही है। क्योंकि वहाँ तक आने के बाद अच्छा मैं तो 9th क्लास में कैलकुलेशन जानता हूँ, करना ही नहीं चाहते हैं। और मेरा भी, हम लोग भी क्लास को थोड़ा फास्ट करने के लिए बोलते हैं ठीक कर लीजिएगा, बट एक्चुअली होना चाहिए तो फटाफट घर क्लास में ही। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिया जाए। यहाँ देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम which are at 27 degree C and 127 degree C respectively, which are at 27 degree C and 127 degree C respectively। फिर से बोलें क्वेश्चन, ठीक है मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यहाँ तक सुन पाए, ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम which are at temperature 27 degree C and 127 degree C respectively। ये भी नीट के लिए एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन होगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको किस चीज़ से कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मतलब थर्मोडायनामिक्स के साथ। नहीं तक ये इस टाइप का स्ट्रेट फॉरवर्ड आने का चांस कम रहेगा कि मास इतना ग्राम अब स्पीड इतना, दी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालिए HYM भी। ये तो बहुत मतलब क्या होता है, तो यूज स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना भाई, सब बनाएगा HYM भी, उसी में ट्विस्ट करने की कोशिश किया जाएगा। फोर बाई आंसर कुछ और है भाई, ऐसा हो सकता है कि आप सही हों बट मैं एक बार देखूंगा। बोलिए श्यामना, इस क्वेश्चन का आंसर आप ही दीजिए। ड्रॉपर बैच के स्टूडेंट अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं काम चलेगा। वजह है कि उनको मतलब मैं तो कुछ लोग जानते होंगे बट बाकी लोग को मैं अभी पढ़ाया नहीं हूँ, बट एटलीस्ट पिछले संडे तक इतना पढ़ा दिया हूँ कि जहाँ तक आंसर दे सकते हैं।
हाँ √8y, वेरी गुड। एक इनका आंसर है, क्या नाम है? रिया। अच्छा उम्मी हबीबा, ओके उम्मी हबीबा। एक्चुअल में यहाँ देखिए, जो भी मैंने प्रॉब्लम दिया तो काइनेटिक एनर्जी, जब आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इक्वल टू होता है, अभी आपको ये चीज़ नहीं पढ़ाया हूँ ड्रॉपर बैच, तो वहाँ पे होता है F/2 1 मॉलिक्यूल के लिए KT, क्या होता है KT, जहाँ पे K क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, करेक्ट। तो कौन किसका किसका माइंड में आ गया था कि ऐसा लगाना है? और हाइड्रोजन है डाइएटॉमिक, हाइड्रोजन क्या है, तो डाइएटॉमिक के लिए पढ़ाएंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, डाइएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, करेक्ट ना। तो स्टूडेंट लोग क्या करेंगे, 5/2 पहले देख लीजिए, 5/2 KT लगा देंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी एक पर मॉलिक्यूल के लिए, एक मॉलिक्यूल का, करेक्ट। और तो हाइड्रोजन के लिए आप लिख दीजिएगा कितना, 5/2 K, और टेम्परेचर के लिए टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन, ये होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, एग्री, S2। और हीलियम के लिए, तो हीलियम के लिए लिखेंगे कितना, डिग्री ऑफ मोनोटॉमिक है तो उसका 3/2 KT, करेक्ट है। और 3/2 K और टेम्परेचर ऑफ हीलियम। लेकिन यहाँ देखिए, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग से हो जाएगा मिस्टेक। मिस्टेक क्यों होगा? मिस्टेक होने के पीछे का वजह है कि इस काइनेटिक एनर्जी में रोटेशनल भी और ट्रांसलेशनल भी है, बोलिए हाँ, रोटेशनल भी और, लेकिन यहाँ जो हम लोग यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू H/mv लिखते हैं, वो क्या है, लीनियर मोमेंटम ना। इसके बदले पुट करते हैं दिस वन √2m K, तो ये जो K है वो कौन सा, टोटल काइनेटिक या ट्रांसलेशनल पुट करना था, क्योंकि आप इसके बदले पुट कर रहे हैं, आप एंगुलर मोमेंटम के बदले पुट कर रहे हैं या लीनियर मोमेंटम के बदले, दैट्स वाई यहाँ पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसलिए जिनसे मिस्टेक हो रहा है या जिसको मिस्टेक होने का एकदम प्रबल संभावना है, नहीं मोस्ट प्रोबेबल संभावना, क्या जल्दीबाजी में ऐसा ही कर दिएगा, क्योंकि आपको दिमाग में रहेगा √2m K चलता रहेगा काइनेटिक एनर्जी, ये आप पढ़ भी लिए हैं, कोरिलेट करना भी जान गए हैं, ए पुट कर देंगे, बट ए नहीं पुट करना है, इसलिए यही समझाने के लिए क्वेश्चन लिया हूँ। पुट क्या करना है, mv के बदले, तो mv क्या है, लीनियर मोमेंटम, तो उसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो उसमें किसको कन्वर्ट करेंगे, K इक्वल टू हाफ mv² लिखे, ये क्या था, टोटल या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल, समझ में आ गया। इसलिए यहाँ भी हाइड्रोजन के बदले जो ये लिखे हैं ना, जनरली एक फार्मूला होता है, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको टोटल काइनेटिक चाहिए या इसका सिर्फ ट्रांसलेशनल चाहिए, ट्रांसलेशनल चाहिए था। आप लोग एग्री कर रहे हैं ना जो मैं बोल रहा हूँ, S2 ट्रांसलेशनल, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, यस, यहाँ तक आ गए। अब पुट कीजिए, तो किसका भाई किसका था, हाइड्रोजन और हीलियम का, तो क्या लिखेंगे, H/√2m K हाइड्रोजन और m हाइड्रोजन और डिवाइड बाई H/√2m हीलियम K हीलियम, करेक्ट है ना। जो भी कैंसिल होता है उसको कैंसिल कीजिए पहले। मास ऑफ हीलियम, हाइड्रोजन का मास, हीलियम का मास हाइड्रोजन से कितना है, मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन यहाँ पे,
तो 2 टाइम ज़्यादा रहेगा, राइट। इसका मतलब h से h खत्म कर देते हैं, 2 से 2 खत्म कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √, मास ऑफ हीलियम, और इसके बदले कितना a लिख दें स्टूडेंट, 3/2 बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और टेम्परेचर ऑफ हीलियम कितना था 400 केल्विन, और मास ऑफ हाइड्रोजन और 3/2 बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और कितना था 300। तो 3/2 के और 3/2 के आपस में कैंसिल हो गया, और एक कट कर कितना मिलेगा 2 लिख सकते हैं, और 2 0 से 2 0 कैंसिल, आंसर क्या आएगा 8/32। सही है ना। तो जो मिस्टेक होने का चांस था वो समझ में आ गया, क्या मिस्टेक होता। और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है डी ब्रोगली वेवलेंथ का। वैसे ही नेक्स्ट क्लास में फिर वेव इन स्ट्रिंग से एक रिलेट करूंगा डी ब्रोगली वेवलेंथ का। सुना था ना स्टैंडिंग वेव, नाम सुने हैं। कोई बात मैं नहीं पढ़ाया हूँ, आई एक्सेप्ट इट कि हाँ, लेकिन वेव थोड़ा बहुत भी आर के सर नहीं पढ़ाए थे। चलिए जैसे टॉपिक रहता है, ठीक, कोई बात नहीं है, 1 शॉट में कवर हो गया था। तो सर वो भी एकदम टेंजेंट बनते हुए निकल गया। मैं बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ाऊँगा, कोशिश कर रहे हैं कि मतलब बहुत बढ़िया से कवर करें। अभी इसको देख लीजिए मॉडर्न को, ठीक है, वो भी मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक में से एक है, मतलब फील आ जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन, उससे पहले मैं SHM पढ़ाऊँगा। वेव में बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ। जो फेज डिफरेंस वगैरह नहीं समझते हैं ना, इपॉक SHM, उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए वेव उनको ऊपर जाते रहता है। उनको SHM पे पकड़ बना दिया जाए, जैसे रेस्ट एंड मोशन में प्रॉब्लम नहीं रहता है, डिफरेंशिएशन और स्लोप वगैरह में प्रॉब्लम रहता है, मैथ की वजह से रेस्ट एंड मोशन टफ हो जाता है। वो उसको पकड़ हो गया तो आज क्वेश्चन आसान हो गया। तो वो उसका मेन बीमारी कहाँ पे है, वो है SHM में। उसको इसलिए उसको स्टार्ट करने से पहले मैं SHM का पहले 3-4 क्लास लूँगा, और तब जाकर उसको स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा आप लोग को समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही।